हेलो फ्रेंड्स, पीसी समीक्षा के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। ये साइंस का पार्ट 2 है। अगर पार्ट 1 आपने नहीं देखा तो देख सकते हैं। इस वीडियो में फटाफट से जो 2024 में साइंस से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनको हम एक साथ डील कर लेंगे। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन बचे हुए थे हम इसको आज कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, ये देखिए पीडीएफ बनाई गई है मेरे द्वारा, और इसमें करंट अफेयर्स के भी जो पार्ट क्वेश्चन है और जिससे क्वेश्चन बन सकते हैं वो भी कवर्ड है, और साथ में जो भी रिलेटेड फैक्ट्स और इन्फॉर्मेशन है वो सारी चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर ये पूछा गया कि रुद्रम जो सेकंड मिसाइल है उसके बारे में पूछा गया था, करंट अफेयर से रिलेटेड था। ठीक है, जो इसका राइट आंसर था वो तो मतलब आप कह सकते हैं कि बी था, कि एयर टू एयर नहीं, सरफेस टू एयर जो भी था इसको एंटी रेडिएशन मिसाइल थी। ठीक है, लेकिन अब ये क्वेश्चन आने का चांसेस बहुत कम है। लेकिन और क्या क्वेश्चन आ सकता है इसमें मिसाइल पे, तो देखिए जैसे ऑपरेशन सिंदूर में जो मिसाइल यूज हुई है और स्पेशली जिनका टेस्ट होता है, रिसेंट टेस्ट होता है, उनसे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो यहाँ स्काल्प एक मिसाइल है, स्काल्प मिसाइल, वो टेस्ट हुई थी फ्रांस और यूके के द्वारा जो है टेस्टेड। आपको पता है ऑपरेशन सिंदूर जो है 7 मई को स्टार्ट हुआ था भारत के द्वारा, और ये पाकिस्तान के खिलाफ एंटी टेररिज्म ऑपरेशन था। इसमें स्काल्प जो मिसाइल थी वो फ्रांस और यूके के द्वारा बनाई गई थी, इंडिया ने परचेस करा था। हैमर न्यूज में था। स्मार्ट बॉम्ब्स है ये। ब्रह्मोस मिसाइल पहली बार जो है वॉर टाइम में इसका यूज करा गया था, तो याद रखिएगा पहली बार ब्रह्मोस मिसाइल का इस्तेमाल करा गया था। स्काई स्ट्राइकर जो ड्रोन्स थे उनको सुसाइड ड्रोन्स भी कहा जाता है, इनका भी इस्तेमाल किया गया था। साथ में आकाश मिसाइल, ठीक है, आकाश मिसाइल का भी इस्तेमाल करा गया था। S-400 जिसका नाम रखा था सुदर्शन, ठीक है, भारत में इसको सुदर्शन कहते हैं। और S-400 मेनली रशिया का जो है आपका एयर डिफेंस सिस्टम है, और भारत इसी तर्ज पर जो बना रहा है उसका नाम है प्रोजेक्ट कुशा। ठीक है, तो क्वेश्चन अगर आ सकता है कि प्रोजेक्ट कुशा किससे रिलेटेड है, समझिए एयर डिफेंस, भारत के एयर डिफेंस से रिलेटेड है प्रोजेक्ट कुशा। डीआरडीओ विकसित कर रहा है, और भारत ने कहा कि हम 2035 तक एयर डिफेंस सिस्टम अपना खुद का मजबूत कर लेंगे। ठीक है, इसी तरह ध्यान रखिए यूएस जो डेवलप कर रहा है उसका नाम है गोल्डन डोम। क्या नाम है? गोल्डन डोम। ठीक है, तो गोल्डन डोम किससे रिलेटेड है? यूएस से। आयरन डोम आपको पता है किससे रिलेटेड है? इजराइल से। आयरन डोम जो एयर डिफेंस है वो इजराइल से है, और S-400 या सुदर्शन इंडिया से है, गोल्डन डोम यूएस से है। तो ये कुछ मिसाइल्स और उनका सिस्टम ध्यान रखिएगा। अभी रिसेंट में कुछ टेस्ट हुए, जैसे अग्नि 5 मिसाइल का टेस्ट हुआ था अभी रिसेंट में ही 10 दिन पहले। वहां पर एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड है उड़ीसा में, व्हीलर आइलैंड पहले इसका नाम था, इसका नाम है एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड। यहाँ पर अग्नि 5 का टेस्ट हुआ था। ठीक है, ब्रह्मोस मिसाइल का टेस्ट अभी लद्दाख रीजन में हुआ है। तो ये पूछ सकता है कि ब्रह्मोस किस तरह की मिसाइल है, तो ये तीनों तरह की, ये एक तरह की क्रूज मिसाइल है भारत की। ठीक है, और ये तीनों तरह से काम करती है, सरफेस टू सरफेस, सरफेस टू एयर और एयर टू एयर। ठीक है, एयर टू एयर वाला जो वर्जन इसका वर्जन है इसका नाम है हेलिना। क्या नाम है? हेलिना। ब्रह्मोस मिसाइल का जो एयर टू एयर वर्जन है इसका नाम है हेलिना। तो ये जो है इंडिया और फ्रांस का ज्वाइंट वेंचर है। और अगर पूछे कि ब्रह्मोस मिसाइल किसको एक्सपोर्ट करी गई है भारत के द्वारा, तो ध्यान रखिएगा फिलीपींस, इंडोनेशिया ने भी इंटरेस्ट दिखाया है, और ब्राजील ने भी इस पर इंटरेस्ट दिखाया है। ठीक है, फिलीपींस को तो सेंड कर दी गई है, और वियतनाम में भी इस पर इंटरेस्ट दिखाया, तो ब्रह्मोस मिसाइल इन देशों को भेज दी गई है। तो इतनी चीजें आपको ध्यान में रखनी है मिसाइल की रिगार्डिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि ज्वाइंट्स, जो बॉडीज में बहुत सारे ज्वाइंट होते हैं उसमें किस प्रकार का ज्वाइंट नेक है। तो ये जो नेक ज्वाइंट होता है वो पाइवोटल होता है। ठीक, अलग अलग प्रकार के ज्वाइंट है, उनके कुछ प्रकार हैं और किस तरह काम करता है चलिए देख लेते हैं। देखिए ये कुछ है, और इसमें क्या करना है आपको ध्यान में रखना है कि पाइवोटल जैसे ज्वाइंट है वो हेड और फोर आर्म को ज्वाइन करता है। सैडल ज्वाइंट क्या करता है? थंब को ज्वाइन करता है, मतलब ऊपर नीचे दाएं बाएं हर तरह से आप अंगूठे को घुमा सकते हैं। तो सैडल ज्वाइंट वैसे होता है। हिंज ज्वाइंट एल्बो, नी, एंकल, ठीक है, एंकल को ज्वाइन करता है। और जो एक कहा जाता है बॉल एंड सॉकेट, ये मल्टीपल जो है आपके ज्वाइन करने के लिए करता है, ऐसे ऐसे होता है ऐसे करके। ठीक है, हिप और शोल्डर को ज्वाइन करने में काम करता है बोर्ड, तो ये बॉल एंड शोल्डर, तो ये बॉल एंड सॉकेट। तो इतनी चीजें आपको ध्यान में रखनी, कौन सा ज्वाइंट कहाँ पर काम करता है। रेयर क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी एक बार आप इसको देख लीजिएगा, और इसके जो एग्जांपल्स हैं कि कौन कौन से कहाँ कहाँ ज्वाइंट्स बॉडी में है वो ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, तो इसका पैथोजन हो जाएगा। ठीक है, इनमें से रोग पैदा करने वाले सूक्ष्म जीव कौन से? रोगाणु है। ये क्वेश्चन बहुत ही इजी कैटेगरी में, इसमें कुछ बताने लायक है नहीं। अगर फिर भी देखना तो प्रोटोजोआ की बीमारी कौन सी होती है, या फिर है ना, अगर फिर देखें कि आर्केका या फिर बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी कौन सी है, तो प्रोटोजोआ से याद रखिएगा एक मलेरिया। ठीक है, मलेरिया बीमारी प्रोटोजोआ से होती है। इसके अलावा हम बात करें तो ठीक है, और भी जो इसके साथ जो बीमारी है प्रोटोजोआ के द्वारा वो आप ध्यान में रखिएगा थोड़ा सा। बैक्टीरिया से आप समझ सकते हैं टीबी वगैरह जो होता है, ठीक है, हैजा होता है, डायरिया होता है जो बैक्टीरिया से, तो ये सब कुछ ध्यान रखिएगा। ठीक है, इतनी चीजें पता होनी चाहिए, बाकी क्वेश्चन आसान था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि मिल्क इज एन एग्जाम्पल। अब मिल्क इसका एग्जाम्पल तो एमल्सन का एग्जाम्पल है। ठीक है, और देख लेते हैं जो अदर चीजें, सोल क्या होता है, फोम क्या होता है, एयर सोल क्या होता है, अगली बार क्वेश्चन वहां से आ सकता है। देखिए ये मैंने कुछ टेबल बनाई है, आप समझिए इसमें कि सोल किसको कहते हैं? सॉलिड प्लस लिक्विड का कॉम्बिनेशन होता है, तो सोल कहा जाता है।
इमल्जन किसको कहा जाता है, लिक्विड और लिक्विड जो मिलते हैं तो उसको इमल्जन कहा जाता है। जैसे मिल्क था, ठीक है, यहाँ पर जैसे एग्जाम्पल है मिल्क, तो मिल्क आप समझ सकते हैं ना कि बहुत सारा इसमें वाटर होता है और बहुत सारे इसमें जो है चीज़ें होती है, कंपोनेंट्स होते हैं उसके, ठीक है, शुगर वगैरह जो भी होता है। तो लिक्विड का लिक्विड में जब होता है जैसे मिल्क हो गया, बटर हो गया, इसका एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। तो अगली बार बटर भी पूछे किसका एग्जाम्पल है तो इमल्जन का है। सोल का अगर एग्जाम्पल की बात करें तो इसमें इंक हो जाएगा, ठीक है, स्याही जिसको कहा जाता है, स्याही इंक हो जाता है, पेंट हो जाता है, ठीक है। पेंट जब घर में होता है तो आप समझ सकते हैं कैसे होता है, सॉलिड पार्ट होता है उसको लिक्विड में डिजॉल्व कर देते हैं। इसी तरह फोम क्या होता है, गैस और लिक्विड का मिक्सचर को फोम कहा जाता है। इसका एग्जांपल इससे बात करें तो शेविंग क्रीम, शेविंग क्रीम आपने देखी होगी कि फोम क्रिएट करती है, ठीक है, शेविंग क्रीम होगी। और एरोसोल, एरोसोल क्या होता है, सॉलिड और गैस, सॉलिड और गैस आपस में मिल जाते हैं, उसको एरोसोल का है। इसका एग्जांपल क्या है, स्मोक, स्मोक होती है हवा में, ठीक है, डस्ट पार्टिकल जो हवा में होते हैं, ठीक है। डस्ट क्या होते हैं, सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं और गैस में घुले होते हैं। तो ये कुछ एग्जाम्पल हैं और साथ में इनके क्या मीनिंग्स हैं वो आपको ध्यान में रखना है, अगली बार इनसे क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फार्मूला पूछा है बेकिंग सोडा का, तो ध्यान होगा ये होता है सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है, NaCO3। और इंपॉर्टेंट फार्मूलास देख लेते हैं जो पूछे जाते हैं, रिपीटेड होते हैं। ये देखिए मैंने कुछ लिस्ट डाउन कर दिया है, जैसे वॉशिंग सोडा, वॉशिंग सोडा में ध्यान रखिएगा यहाँ पर 10H2O होता है। आप समझिए जब जब हम कपड़ा जो धोवन वाला का जो होता है, जब धोने का काम होता है तो वहाँ पर पानी ज़्यादा इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा पानी ज़्यादा इस्तेमाल होने की वजह से यहाँ पर 10H2O 10 मॉलिक्यूल है H2O के। ब्लीचिंग पाउडर में क्लोरीन भी आ जाता है, ठीक है। प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है तो इसमें हाफ हो जाता है, कैल्शियम सल्फेट डॉट हाफ H2O, ठीक है। लाइम जिसको चूना कहते हैं तो CaO होता है, और बुझा हुआ चूना कहते हैं तो CaOH का होल ट्वाइस हो जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि अगर बुझा हुआ चूना स्लेक्ट लाइम पूछे तो CaOH का है ना, OH का जो है ट्वाइस कर देना, और अगर लाइम पूछे तो CaO हो जाएगा। इप्सम साल्ट का ध्यान रखना है कि मैग्नीशियम सल्फेट डॉट 7H2O। इतनी चीज़ें आपको ये फार्मूलाज ध्यान में रखनी, ये सब क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं। इसके साथ में कि ब्लू विट्रॉल किसको कहते हैं, या फिर फिलोसफर्स ऊल किसको कहा जाता है, ऐसे क्वेश्चन और थोड़े से फॉर्मूलाज आप देख लीजिएगा अपनी साइड से, लेकिन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इनको कर लीजिएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, CPR। CPR का जो स्टैंड मार्क इसका पूछा है कि फुल फॉर्म क्या है, तो ये है कार्डियो पल्मोनरी और रिससिटेशन, ठीक है, इतना है। लेकिन और भी जो इंपॉर्टेंट है चीज़ें वो भी आप देख लीजिए। CPR का इस्तेमाल आप समझ सकते हैं कहाँ होता है, ठीक है, हार्ट पेशेंट्स वगैरह में इसका इस्तेमाल होता है कि CPR इनको दे दिया जाए, तो हार्ट बेस का यूज होता है, ठीक है, CPR का। और देख लेते हैं CPR के, और CPR के अलावा कौन कौन से जो है पूछ सकता है, जैसे PCR होता है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, ठीक है, ये पूछता है। एलिसा टेस्ट होता है, वो HIV एड्स में, कोविड में, ठीक है, इसका कोविड टेस्ट करने में एलिसा टेस्ट होता था। इंडोस्कोपी किस लिए होता है, तो इंडोस्कोपी ध्यान रखिएगा इंटरनल बॉडी ऑर्गन्स में कोई दिक्कत है, आंतरिक जो अंदर जो ऑर्गन्स हमारे उसमें कोई दिक्कत है उसको पता करने के लिए इंडोस्कोपी का टेस्ट होता है। CRISPR-Cas9 का टेस्ट होता है। CRISPR-Cas9 क्या होता है, ये जीन एडिटिंग होता है, एक तरह का टूल होता है जीन एडिटिंग का, ठीक है। तो ये बायोटेक्नोलॉजीज के लिए इंपॉर्टेंट है CRISPR-Cas9। इतनी चीज़ें और आपको ध्यान में रखनी पड़ेंगी इसके रिगार्डिंग। और बाकी ये याद कर लीजिएगा कि CPR किसके लिए, कार्डियोपल्मोनरी, और ये इसका जो इसका फुल फॉर्म है, ठीक है। और फिनिश क्वेश्चन कह रहा है कि ओनली वीन दैट कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज, जो ऐसी कौन सी शिरा है जो ऑक्सीजन युक्त जो है रक्त को वहन करती है, तो पल्मोनरी वीन है। यहाँ दो चीज़ें समझने लायक है, को थोड़ा कंफ्यूजन होता है यहाँ पर, समझिए। देखिए ये हार्ट का देखिए डायग्राम हुआ ना हुआ है ये चीज़, ठीक है। तो इसमें दो पार्ट होते हैं, एक होता है आर्टरी, एक होता है आर्टरी और दूसरा होता है वीन, ठीक है। तो आर्टरी क्या होता है भैया, ये क्या करता है कि शुद्ध खून होता है, जो शुद्ध रक्त होता है, वो हमारे हार्ट से लेके बॉडी पे पहुंचाता है, हमारे हृदय से लेके जो हमारा दिल होता है वहां से हमें बॉडी ऑर्गन तक पहुंचाता है। जबकि वीन क्या होता है, ये बॉडी ऑर्गन का जो इम्प्योर ब्लड होता है, ठीक है, जो अशुद्ध रक्त होता है उसको हमारे हार्ट तक पहुंचाने का काम करता है वीन्स, ठीक है। सबसे बड़ी आर्टरी अगर पूछी जाए तो एरोटा है, ध्यान में रखिएगा। और वहीं पर इसके अपोजिट क्या हो जाता है, आर्टरी के अपोजिट हो जाता है पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी क्या करती है, ये जो अशुद्ध खून को हमारे कहाँ से, हार्ट से ले जाती है, तो कहाँ पर, हार्ट से लंग्स की तरफ ले जाती है, और लंग्स में ही खून सही हो जाता है। इसी तरह पल्मोनरी वीन्स होती है जो हमारे शुद्ध जो है उसको ले जाती है, लंग्स से लेके हार्ट तक लाती है। तो ये थोड़ा कंफ्यूजन होता है कि आर्टरी का पल्मोनरी आर्टरी में बदल जाता है सिस्टम, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा, ठीक है। एरोटा सबसे बड़ी आर्टरी होती है मनुष्य शरीर में, ठीक है। इतनी बातें ध्यान में रखनी है। और ऊपर वाले पार्ट को ऑरिकल कहते हैं, नीचे है ना ऑरिकल वेंट्रिकल, ये सब थोड़ा पढ़ा होगा आपने। इस साइड से ब्लड आता है और है ना इस साइड से ब्लड निकल जाता है। तो थोड़ा सा डिफरेंस भी देख लेते हैं कि अगर क्वेश्चन आता है तो आर्टरीज और वेन्स पे क्या डिफरेंस है, ठीक है, समझिए। आर्टरी रेड कलर की होती है, ये ब्लू कलर का होता है, ठीक है। आर्टरी ज़्यादा थिक होती है क्योंकि खून बॉडी में पहुंचाना है तो ये थिक होती है, जबकि ये वेन्स क्या होती है, पतली होती है, ठीक है। और ये हाई
क्योंकि हार्ट बहुत तेजी से पंप करता है, यहाँ समझिए हार्ट बहुत तेजी से पंप करता है, तो यहाँ खून ज़्यादा तेजी से जाता है, इसलिए यहाँ प्रेशर क्या होता है, हाई प्रेशर होता है। जबकि वीन्स में बॉडी आर्गन से जो है खून जाता है हार्ट की तरफ, बॉडी आर्गन से खून हार्ट की तरफ जाता है, तो यहाँ कोई पंपिंग मैकेनिज्म नहीं है, तो यहाँ पर लो प्रेशर होता है। ठीक है, और यहाँ पर क्योंकि हाई प्रेशर है तो खून कभी वापस नहीं आ पाता। ठीक है, जो खून निकल गया वो निकल गया, तो यहाँ कोई वाल्व की जरूरत नहीं होती। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या है कि खून क्योंकि वापस आ जाता है, ब्लड प्रेशर कम होता है, खून वापस आ जाता है, इसलिए वाल्व यहाँ पर लगे होते हैं। ठीक है, वाल्व होते हैं वेन्स में, तो ये थोड़ा सा डिफरेंस ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन इधर से भी आ सकता है। और अगर पूछा जाए कि नॉर्मल पल्स में जो है कितना बीट करता है, तो 32 बीट करता है 1 मिनट में, 1 मिनट में 32 बार हार्ट बीट करता है। और अगर पूछे कि हार्ट कब रेस्ट करता है, आराम कब करता है, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, तो जब 2 बीट के बीच में हार्ट रेस्ट करता है। ठीक है, अगर हार्ट रुक जाएगा तो इंसान की मौत हो जाएगी, और जब 2 बीट होती है एक के बाद दूसरी, उसी बीच में हार्ट अपना रेस्ट कर लेता है। ठीक है, इतनी बातें आपको ध्यान में रखनी पड़ेंगी हार्ट के रिगार्डिंग, और पल्मोनरी ये सब जो वीन्स वगैरह पूछता है इसके रिगार्डिंग आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। डायबिटीज के बारे में पूछा कि डायबिटीज द मोस्ट कॉमन डिसऑर्डर। ठीक है, पैनक्रियास। ठीक है, कुछ बातें देख लेते हैं डायबिटीज के बारे में क्या है। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन था कि मोस्ट कॉमन डिसऑर्डर किसका, पैनक्रियास का है। ठीक है, यहाँ पर बीटा जो सेल्स होते हैं, लैंगरेन सेल्स जो है बनना बंद हो जाते हैं, और जो भी ग्लूकोज है उसका जो है आप समझ रहे होंगे, इसे पढ़ा होगा। ठीक है, ग्लूकोज जो है बॉडी में बनना शुरू हो जाता है और उसको जो है ये खत्म नहीं कर पाता है, तो यही इसका डिसऑर्डर है पैनक्रियास का। और देख लेते हैं डायबिटीज के रिगार्डिंग कौन सा फैक्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए, डायबिटीज 2 तरह की होती है, एक टाइप 1 होती है, एक टाइप 2 होती है। ये बच्चों में होती है या फिर जुवेनाइल में होती है। ठीक है, तो ये यंग एज में हो जाती है, मतलब जल्दी एज में हो जाती है, 15 से 40 वर्षों में या फिर उससे पहले भी हो जाती है। ठीक है, यहाँ कारण क्या होता है, अगर यहाँ पर कारण बात करें तो यहाँ पर जो डिसऑर्डर होता है वो बीटा सेल का होता है, बीटा सेल का डिसऑर्डर होता है, वो बनते ही नहीं है। ठीक है, और ये इंसुलिन पे डिपेंडेंट होते हैं टाइप 1 वाले, और जबकि ये जो है एडल्ट में होते हैं, एडल्ट है ना, एडल्ट में होते हैं, मोर देन 40 ईयर्स की जो एज के होंगे उनमें होंगे ये। और यहाँ पर क्या है कि इनको जरूरी नहीं कि इंसुलिन, ये नॉन इंसुलिन वाले होते हैं, तो ये कुछ डिफरेंस ध्यान में रखिएगा। ठीक है, नेशनल प्रोग्राम ऑफ डायबिटीज 2010 में भारत में शुरू हुआ था। इसके साथ में पूछे कि कौन सा टेस्ट कराया जाता है डायबिटीज के लिए, तो HbA1c का टेस्ट होता है। और नॉर्मल जो मनुष्य होते हैं जिनमें डायबिटीज का लेवल बराबर होता है, मतलब जो शुगर लेवल है बराबर है, तो कितना शुगर लेवल ठीक माना जाएगा, 80 से 100। ठीक है, 80 से 100 के बीच में MGDL इसका जो है पैमाना होता है, उसमें जो है आपको 80 से 100 अगर है तो सही है। अभी तक कोई वैक्सीन डेवलप नहीं हो पाई है, तो ध्यान रखिएगा अभी तक डायबिटीज की कोई वैक्सीन नहीं है। एक दवा है मेटमॉर्फिन। ठीक है, अगर पूछे कि मेटमॉर्फिन दवा किसके उपचार के लिए करी जाती है, तो बताएंगे डायबिटीज। ठीक, इतनी बातें आपको ध्यान में रखनी पड़ेंगी डायबिटीज के रिगार्डिंग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये करंट अफेयर्स का छोड़ दीजिए, करंट अफेयर कोविड-19 क्वेश्चन था तो इसको कर लेंगे आप। ठीक, एवरेज स्पीड का पूछा गया है कि एवरेज स्पीड का फार्मूला क्या होता है, समझिए एवरेज स्पीड क्या होता है। एवरेज स्पीड अगर हम बात करें तो टोटल डिस्टेंस, कितनी डिस्टेंस चली गई है अपॉन टोटल टाइम, समय कितना लगा। ठीक है, पूरी डिस्टेंस कितनी है और पूरा समय कितना है। अब यहाँ पर क्वेश्चन समझिए, अ बस कवर्स हाफ ऑफ द सर्टेन डिस्टेंस बाई स्पीड v1 और सेकंड हाफ को v2 से कवर करते हैं। समझिए ये कोई डिस्टेंस है। ठीक है, आधी डिस्टेंस को वो v1 की स्पीड से चलता है, आधी डिस्टेंस को v2 से करता है। ठीक है, पूरी डिस्टेंस हमने मानी d। ठीक है, पूरी डिस्टेंस कितनी मानी, d मानी। समझिए वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। ठीक है, तो यहाँ से टाइम इज इक्वल टू क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी होगा। ठीक है, अब यहाँ समझिए t इज इक्वल टू क्या होगा, अगर पहले पार्ट की बात करें तो ये d/2 v1 होगा। इसी तरह इसका t1 हो गया, इसका t2 अगर हम बात करें तो कितना होगा, ये t1 हो गया, t2 की अगर हम बात करें तो d/2/v2 हो जाएगा। अब इन्हीं दोनों को जोड़ लेंगे, सबसे ऊपर मतलब टोटल डिस्टेंस कितनी है, d है, और टोटल टाइम कितना लगा, t1 प्लस t2। अब d/t1 कितना है, d/2/v1, d/2/v2। ऐसे करके जब करेंगे आप इसको, जब सॉल्व कर लेंगे d से d कट जाएगा, तो ये वाला आंसर आ जाएगा आपका 2v1 और v1 प्लस v2। ठीक है, इतना आंसर आ जाएगा, बहुत आसान से हो जाएगा। मैंने आपको कॉन्सेप्ट बता दिया कैसे इसको सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए फिर भी आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, ये कंप्यूटर क्वेश्चन थे ऊपर वाले, ये समझिए, ये पूछा है फॉर्मूला क्या होता है फ़ारेनहाइट का सेल्सियस में बदलने का, बहुत आसान क्वेश्चन है। देखिए इसमें अगर थोड़ा ट्रिक से ध्यान कर लेंगे तो याद हो जाएगा। जैसे ये फार्मूला है, क्या होता है कि हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि फार्मूला, और वही एग्जामिनर में ट्रैप कर लेता है। देखिए क्वेश्चन आसान था, लेकिन अगर हमें चीज़ें रिकॉल नहीं है, याद नहीं है, तो वही एग्जाम ट्रैप कर लेगा। तो इसको याद करने की जो ट्रिक क्या है वो समझिए। जैसे हम लोग पढ़ते हैं कि जो आजकल जो वो बन रहे हैं, एरोप्लेन्स बन रहे हैं, एयरक्राफ्ट बन रहे हैं, उनका नाम है V-32, V-35, ऐसे करके F-31, F-35 ऐसे करके नाम है ना, तो ऐसे कर लीजिए F-32। ठीक है, जैसे हम लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं F-32, तो वैसे याद ध्यान लगी F-32, इतना याद हो गया। और उसके बाद याद करिए F। ठीक है, F से याद करिए फाइन मतलब F के नीचे क्या 9 है,
फाइन। ठीक है, अब देखिए प्रोनाउंसिएशन में 9 आ रहा है ना, तो 9 नीचे आ जाएगा। F32 9 C/5, तो ये आपको याद हो जाएगा हमेशा के लिए। ठीक है, इतनी बात है। और बाकी अगर पूछे कि केल्विन में कैसे बदलना है, तो 273 प्लस केल्विन कर दे। केल्विन में अगर पूछे तो K = 273 प्लस डिग्री सेल्सियस कर दीजिएगा, तो केल्विन में बदल जाएगा आसानी से। ठीक है, इतनी चीजें आपको ध्यान में रखनी पड़ेंगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब ये कह रहा है कि जो जो सेल के बारे में पूछा है और जो न्यूक्लियस है, ये पूछा है कि न्यूक्लियस और क्रोमोसोम का जो है संबंध क्या है। तो इसमें जो सही जो विकल्प है वो होगा बी, मतलब बी सही नहीं है। इसमें कह रहा है कि न्यूक्लियस ऑफ द सेल डज नॉट प्ले अ रोल इन अ सेलुलर रिप्रोडक्शन। ठीक है, इसमें कह रहा है किसी जो कोई कोशिका होती है, ठीक है, उसका जो केंद्रक होता है वो कोशिका विभाजन में कार्य नहीं करता, लेकिन जबकि ऐसा नहीं है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल तो यही करता है, न्यूक्लियस ही करता है। जो हेरिडिटी, जो हमारे अंदर, जो मनुष्य के अंदर जो हेरिडिटी होती है वो कैसे ट्रांसफर होती है, वो डीएनए और ये न्यूक्लियस में जो डीएनए होता है उसकी वजह से ही तो ट्रांसफर होता है। न्यूक्लियस में क्रोमोसोम होता है, क्रोमोसोम ही जो है क्या करता है, वही उसमें ही डीएनए होता है, डीएनए का एक पार्ट होता है जीन। ठीक, वही हम लोगों में हेरिडिटी ले जाता है, वंशागुणत। ठीक है, चलिए देख लेते हैं इंपॉर्टेंट और क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं इसमें सेल के रिगार्डिंग। ठीक है, देखिए सेल के रिगार्डिंग का इतनी चीजें हमें पता होनी चाहिए कि सेल में और कौन कौन सी चीजें होती हैं। एक सेकंड मुझे दिए। हाँ देखिए, समझिए यहाँ पर कि सेल में और हमें क्या क्या पढ़ने की जरूरत है। एक तो पता होगा न्यूक्लियस, जो क्वेश्चन पूछा गया, न्यूक्लियस क्या होता है, इसको ब्रेन ऑफ द सेल कहते हैं। सेल का दिमाग अगर पूछे तो न्यूक्लियस है। ये सेल में सबसे बड़ा पार्ट कौन सा है, तो लार्जेस्ट जो कोशिकांग है, जो शरीर का पार्ट, जो सेल का पार्ट है, एक सेल होता है, उसमें सबसे बड़ा पार्ट कौन सा होता है, न्यूक्लियस होता है। इसकी खोज सबसे पहले रॉबर्ट ब्राउन ने करी थी। ठीक, इतनी बातें पता होनी चाहिए। डीएनए का पूछता है कि डीएनए का जो डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया था। ठीक है, तो एल्फ्रेड मिशर नाम था उनका, उन्होंने दिया था। ठीक है, डबल स्टैंडर्ड मॉडल तो उन्होंने दिया, वाटसन क्रिक ने दिया था, लेकिन इसकी खोज करी थी डीएनए की तो अल्फ्रेड मिशर ने करी थी। ठीक है, डबल स्टैंडर्ड मॉडल दिया था वाटसन एंड क्रिक ने। इतनी बातें पता हो। और क्या चीजें हैं, जैसे राइबोसोम है, राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है, राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है। गोल्जी ऑपरेटर्स कहा जाता है, ट्रांसपोर्ट मैनेजर कहा जाता है। जो भी चीजें बनती हैं वो गोल्जी बॉडी से एक जगह से दूसरी जगह ले जाती है। लाइसोसोम को क्या कहा जाता है, सेल का सोसाइटल बैग कहा जाता है। जो भी चीजें खराब होती हैं, जो भी चीजें नहीं जरूरत है शरीर को, उसको खत्म करने का काम लाइसोसोम करता है। इसकी खोज करी थी डवी ने, डुवे ने खोज करी थी इसकी। ठीक है, डुवे ने खोज करी थी। इसका नाम ध्यान रखिएगा, लाइसोसोम खोज डुवे ने करी थी। इसको सोसाइटल बैग कहा जाता है। ठीक है, नीचे आते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया होता है शरीर में, उसमें सेल में होता है। इसकी खोज की थी ऑल्टमैन ने खोज करी थी। उसको पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। पावर हाउस ऑफ द सेल पूछा जाए, माइटोकॉन्ड्रिया को बोला जाएगा। ठीक, इतनी बातें आपको ध्यान में रखनी पड़ेंगी विद रिगार्डिंग टू सेल। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है कि जो एसिड रेन है उससे रिलेटेड क्वेश्चन है कि इसमें क्या है कि CO2, SO2 और ये सारी चीजों के बारे में पूछा है कि इसमें क्या होता है, ये सारी चीजें होती हैं। तो आपका आंसर होगा हाँ, मतलब इसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है और ये सारी चीजें भी होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एसिड रेन पे। एसिड रेन में CO2, SO2 और NO2 गैसेस पाई जाती हैं, बिल्कुल सही बात है। और ये जो एटमॉस्फेयर होता है इसमें यही पोल्यूशन का कारण होता है, बिल्कुल सही है। दोनों स्टेटमेंट सही है, उसका करेक्ट स्टेटमेंट भी है। ठीक है, एसिड रेन जो होती है, अम्लीय वर्षा होती है, इसके रिगार्डिंग कुछ फैक्ट देख लीजिए। अम्लीय वर्षा जब होगी, जब 5.6 से नीचे जब pH का मान होगा, तब उसको कहा जाएगा कि एसिड रेन है। ठीक है, जिनेवा कन्वेंशन ध्यान रखिएगा, इसके रिगार्डिंग जिनेवा कन्वेंशन हुआ था, उसका नाम ध्यान रखिएगा। ठीक है, इतना चीजें पता होनी चाहिए। साथ में मैक्सिमम जो एसिड रेन से परेशान कंट्री है वो नॉर्थ अमेरिका और यूरोप है, क्योंकि सबसे समझ यहीं पर सबसे ज्यादा इंडस्ट्रीज थी शुरू में। कोयला इंडस्ट्रियलाइजेशन इन्हीं देशों में हुआ, जिनकी वजह से एसिड रेन की प्रॉब्लम नॉर्थ अमेरिका और यूरोप जैसे देशों में बहुत ज्यादा बहुतायत में देखी गई। भारत में जो एसिड रेन से डील करती है उसकी एजेंसी का नाम है नीरी नाम है, और इसका जो मुख्यालय है वो नागपुर में है। ठीक है, इतनी बातें पता हो। और साथ में भारत में जो ताजमहल है उसका क्षरण हो रहा है, आपने पता होगा कि उसका डिग्रेडेशन हो रहा है, उसके पीछे एसिड रेन का कारण है, जिसको मार्बल कैंसर भी कहा जाता है। ठीक है, मार्बल कैंसर पूछे तो किसके रिगार्डिंग है, तो ताजमहल के रिगार्डिंग है। इतनी चीजें आपको एसिड रेन के बारे में पता होनी चाहिए। और जो एसिड रेन में मुख्यतः जो गैसेस होती हैं CO2, SO2 और NO2 होती हैं, इनका नाम ध्यान रखिएगा कि कौन कौन सी गैसेस यहाँ पर पाई जाती है। तो CO2, NO2 और SO2 का नाम ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। साइंस का जो क्वेश्चन है, ये विटामिन पे हर साल एक क्वेश्चन आपको दिख जाएगा, कभी मैच द फॉलोइंग, कभी डिजीज पूछेगा। ठीक है, किसकी कमी से होता है, किसने खोज करी, ये सब क्वेश्चन बहुत कॉमन है, हर बार एक क्वेश्चन आपको दिख ही जाता है। ठीक है, बहुत इजी कैटेगरी में आता है। बाकी ये मिलान आप देख लीजिएगा, बहुत आसान है। विटामिन A की वजह से ब्लाइंडनेस होता है, जीरोथेर्मिया होता है, B की वजह से बेरी बेरी होता है, C की वजह से स्कर्वी और D की वजह से रिकेट्स होता है।
ठीक है। और भी है, लेकिन विटामिन के बारे में और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मैंने लिख रखे हैं, आप देख सकते हैं इसको, ठीक है। एक सेकंड मुझे दीजिए। ये समझिए कि विटामिन में और क्या पूछता है कि सहायक आहार कारक, ठीक है, इसको कहा जाता है, तो कहा जाता है विटामिन को। और इसे सबसे पहले किसने कहा था इसको? हॉपकिंस ने कहा था। अब समझिए, अगर क्वेश्चन आता है कि विटामिन शरीर में ऊर्जा का कार्य करती है, शरीर को ऊर्जा देने में कार्य करती है, तो स्टेटमेंट होगा नहीं, ऊर्जा देने में कार्य नहीं करती है। ये शरीर के जो अदर फंक्शंस हैं, अदर जो फंक्शंस होते हैं शरीर के, उनको सुचारू रूप से चलाने में, कि वो सुचारू रूप से चलते रहे, एक एंजाइम की तरह काम करते हैं, ठीक है, कैटलिस्ट की तरह काम करते हैं विटामिन, ठीक है। और इनको सहायक आहार कारक किसने कहा था? हॉपकिंस ने कहा था। वाटर सोल्यूबल, अभी भी आरओ में एग्जाम हुआ था, उसमें पूछा गया था कि वाटर सोल्यूबल, पानी में घुलनशील कौन कौन से विटामिन होते हैं? तो विटामिन बी और सी होते हैं। विटामिन बी और सी पानी में घुल जाते हैं। और फैट में घुलने वाले कौन होते हैं? ए, डी, ई, के। इसको ध्यान रखिए, कीड़ा, अगर ट्रिक्स याद ध्यान नहीं याद हो तो ट्रिक्स याद कर लीजिए कि कीड़ा कहाँ हो जाता है? फैट में डिजॉल्व हो जाता है, लेकिन पानी में डिजॉल्व नहीं होता। तो फैट में कौन से डिजॉल्व होते हैं? कीड़ा। और वाटर में सोल्यूबल होते हैं विटामिन बी और सी, ठीक है। पूछा जाता है विटामिन ए किसमें रिच होता है? विटामिन रिच का सोर्स होता है गाजर, गाजर में बहुत विटामिन ए होता है। साथ में और भी चीज होती है। गोल्डन राइस, गोल्डन राइस पूछा जाता है किसमें रिच होता है? विटामिन ए से रिच होता है। इसमें बीटा कैरोटीन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? बीटा कैरोटीन। बीटा कैरोटीन नाम का एक पदार्थ पाया जाता है जो विटामिन ए से रिच होता है। पूछा जाता है कोबाल्ट, कोबाल्ट कौन से विटामिन पाया जाता है? विटामिन B12 में पाया जाता है। पूछा जाता है विटामिन सी से रिच कौन सा होता है? तो मिर्च, मिर्च में विटामिन सी बहुत बहुतायत में पाया जाता है। मनुष्य की आंत में बनने वाले विटामिन कौन से हैं? विटामिन B12 और के। ये सब फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये PYQs है, पूछे गए हैं, ठीक है। पूछा जाता है कि कौन से विटामिन को हार्मोन्स कहा जाता है? हार्मोन की संज्ञा दी गई है, तो विटामिन डी को। कौन से विटामिन की वजह से प्रजनन कमी आ जाती है या फिर प्रजनन फर्टिलिटी या स्टेरिलिटी आ जाता है? विटामिन ई की वजह से, ठीक है। इतनी चीजें आपको विद रिगार्डिंग टू विटामिन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा प्रयास था कि आपको चीज़ों को एक्यूरेट हिसाब से, और जो भी यूपी पीसीएस पूछता है जहाँ से क्वेश्चन आते हैं उनके हिसाब से प्रोवाइड करा जाए। ये हम लोगों ने आज साइंस को कवर कर लिया। अब देखते हैं पॉलिटी कर लेंगे, ठीक है। पॉलिटी वाला जो 2024 में जो पॉलिटी क्वेश्चन है, इसी तरह पूरा फुल 360 डिग्री एनालिसिस के थ्रू इनको कवर कर लेंगे, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करिए वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है। थैंक यू।